CH9 हिमाद्री का सबको इग्नोर करना बटा शॉक्ड नजरे बटा सर मैम का पता चल गया है। तभी उस चॉपर का डोर ओपन हुआ और हिमाद्री ब्लैक आउटफिट विथ ब्लैक लॉन्ग ओवर कोट पहने बाहर आई। उसने आंखों पर ब्लैक शेड्स चढ़ाए हुए थे और उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। बाहर आते ही हिमाद्री ने ऊपर आसमान की तरफ देखा और अपने दोनों हाथ हवा में फैलाकर डेंजर तरीके से मुस्कुरा कर बोली, वेलकम टू मुंबई हिमाद्री। ये बोलकर वो तिरछा मुस्कुरा दी। उसके सामने 5 से 6 लग्जरियस कार्स खड़ी थी और उन कार्स के थोड़ा सा आगे बॉडीगार्ड जिन्होंने अपने हाथों में गन और आंखों पर ब्लैक शेड्स चढ़ाए हुए थे। हिमाद्री फुल एटीट्यूड से चलते हुए अपनी कार के पास आई। तभी एक गार्ड ने जल्दी से बैक सीट का डोर ओपन किया और डोर को पकड़कर साइड में खड़ा हो गया। हिमाद्री कार की बैक सीट पर बैठते हुए इमोशनलेस आवाज में बोली, तुम सब जाओ, यहाँ तुम सब की जरूरत नहीं है। जब जरूरत होगी तब बता दूंगी। ये कहते हुए उसने ड्राइवर को देखा और बोली, चलो। हिमाद्री का ऑर्डर मिलते ही गार्ड ने डोर को बंद कर दिया और ड्राइवर ने कार को आगे बढ़ा दिया। सारे बॉडीगार्ड वहीं खड़े हिमाद्री की कार को जाते देखते रहते हैं। हमें मैम के आसपास ही रहना होगा क्योंकि अभी वो जिस मुकाम है वहां पर उनके दुश्मन भी बहुत है और वो मैम को नुकसान पहुंचाने के लिए नजर गड़ाए बैठे हैं। बॉडीगार्ड के हेड ने सारे बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सारे गार्ड्स हेड की तरफ देखने लगे और फिर अपना सरहा में हिला वे सब अपनी कार में बैठ गए। कुछ पल बाद उन सब की कार हिमाद्री की कार के पीछे निकल गई। कुछ देर बाद हिमाद्री की कार खुराना मेंशन के बाहर आकर रुकी। हिमाद्री जो अपने टैब में कुछ कर रही थी, कार के रुकते ही उसने नजरें उठा विंडो से बाहर देखा। खुराना मेंशन को देखते ही हर्षद की आंखों के सामने यहाँ बिताए हुए 4 साल पहले की यादें आने लगी, जिन्हें याद कर हिमाद्री की आंखों में अलग सी नफरत ने जगह ले ली और उसकी काली आंखें धीरे धीरे सुर्ख लाल हो गई। हिमाद्री ने एक गहरी सांस भरी और कार से बाहर आ गई। तुम जाओ। हिमाद्री ने कार से बाहर निकल ड्राइवर से 2 टुक शब्द कहे और फिर खुद खुराना मेंशन की तरफ बढ़ गई। हिमाद्री के जाने के बाद ड्राइवर ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और फिर वो कार लेकर वहां से निकल गया। इधर सारा जो अपने रूम की विंडो के पास खड़ी फोन पर किसी से बात कर रही थी, उसके कानों में जब बाहर कार रुकने की आवाज पड़ी तो उसने सड़क की तरफ देखा और उसकी नजरें सीधा हिमाद्री पर पड़ी। हिमाद्री को देखते ही एक पल के लिए सारा उसे देखती ही रह गई, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर बेशुमार नफरत नजर आने लगी। उसने अपने फोन पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, ओके बेबी, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, अभी मुझे एक इम्पोर्टेंट काम आ गया है। ये कहकर उसने बिना दूसरी तरफ की बात सुने कॉल कट कर दिया। सारा ने गुस्से से फोन को बेड पर फेंक दिया और फिर नफरत भरी आवाज में कहा, ये हिमाद्री वापस यहाँ गई, लेकिन कोई बात नहीं, इस बार इसे ऐसा मजा चखाऊंगी कि फिर कभी ये यहाँ आने की गलती नहीं करेगी। वैसे इसने 1 साल में क्या कर लिया? जाते वक्त तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, लेकिन अब क्या हुआ? अब आई भी है तो टैक्सी में और कुछ लेकर भी नहीं आई। क्या लेकर आती बेचारी? कुछ होगा तब लेकर आती ना। सारा ने हिमाद्री का मजाक उड़ाते हुए कहा। कार के वापस चले जाने से सारा को लग रहा था कि हिमाद्री टैक्सी में आई है, लेकिन उसने कार को ध्यान से नहीं देखा था। वो कार रॉयल रॉयल्स थी, जो किराए पर नहीं बल्कि कुछ लोगों के पास ही होती है जो उसे अफोर्ड करने की वैल्यू रखते हैं, और हिमाद्री के पास लगेज वगैरह कुछ नहीं था, जिसे देखकर सारा को लग रहा था कि हिमाद्री एकदम फकीर है, उसके पास कुछ नहीं है। ये सोचकर वो मन ही मन खुश हो रही थी। इधर अभिमान जी सोफे पर बैठे बेसब्री से डोर की तरफ देख रहे थे, तभी उन्हें सामने से हिमाद्री आते हुए दिखाई दी। हिमाद्री को देखते ही अभिमान जी के चेहरे पर अलग सी चमक आ गई और वो जल्दी से खड़े होते हुए धीरे से बोले, हिमाद्री
आकांक्षा जो किचन में खाना बना रही थी, उसके होंठों पर इस वक्त प्यारी सी स्माइल थी। उसने जब दादाजी के मुंह से हिमाद्री नाम सुना तो उसके खाना बनाते हाथ रुक गए और उसने तुरंत विंडो से झांककर बाहर हॉल की तरफ देखा और हिमाद्री को देखते ही उसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई। आकांक्षा ने तुरंत गैस को बंद किया और वॉशबेसिन में अपने हाथ धोकर वो तुरंत किचन से बाहर हॉल में आ गई। वहीं अभिमान जी को देखते ही हिमाद्री के कदम एक पल के लिए अपनी जगह ठहर गए और उसकी आंखें जो हमेशा इमोशनलेस रहती थी, उनमें अलग से ही जज्बात, खुशी नजर आने लगी। अगले ही पल हिमाद्री अभिमान जी के पास आई और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। सदा खुश रहो, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाए और तुम्हें खूब प्यार करने वाला परिवार मिले। अभिमान जी ने प्यार से हिमाद्री के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। अभिमान जी की लास्ट लाइन सुनकर आकांक्षा के कदम किचन के डोर के पास ही रुक गए और उसकी आंखों से आंसू बह गालों पर लुढ़क आए। हिमाद्री के पास परिवार था, उसका सगा परिवार, माँ, बाप, भाई सब थे उसके पास, लेकिन फिर भी उसने अनाथों का जीवन जिया और जब वो यहाँ लौट कर आई तब भी किसी ने उसे परिवार का प्यार नहीं दिया, उसे एक्सेप्ट नहीं किया। आकांक्षा के मन में यही ख्याल चल रहा था, जिससे उसकी आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगे। उसने जल्दी से अपनी साड़ी के पल्लू को अपने मुंह में दाब लिया ताकि उसकी सिसकी नहीं निकले और किसी को उसके रोने का पता नहीं चले। हिमाद्री सीधी खड़ी हुई और मुस्कुरा कर बोली, जब खुद के रिश्ते धोखा दे सकते हैं तो फिर किसी से क्या उम्मीद करना। बेवजह की उम्मीद रखना बेकार है। इस दुनिया में अकेले आए थे, अकेले जाना है, तो फिर इन दिखावटी रिश्तों को बोझ ढोकर क्या करेंगे। आई एम नॉट इंटरेस्टेड फॉर फैमिली लव। लास्ट लाइन बोलते हुए हिमाद्री के होंठों पर हंसी आ गई। अब परिवार नाम से ही हिमाद्री को नफरत हो गई थी। उसकी बात सुनकर दादाजी कुछ पल के लिए खामोश हो गए, लेकिन अगले ही पल वे हल्के से मुस्कुराए और प्यार से हिमाद्री के सर पर हाथ फेरते हुए बोले, हमारा दिल कहता है बेटा, तुम्हें अपनी पलकों पर बैठा कर रखने वाला परिवार मिलेगा। भगवान लड़की को दो परिवार देते हैं, दो माँ बाप, उसके हर सुख दुख में साथ देना वाला जीवन साथी। ये परिवार तुम्हारा अपना नहीं हुआ तो क्या हुआ, शादी के बाद वाला तुम्हारा परिवार तुम्हारा अपना होगा। मेरा दिल कहता है कि तुम्हें बाप का प्यार मिलेगा जो हमेशा तुम्हें अपनी राजकुमारी बनाकर रखेगा। माँ का दुलार देने वाली ममता की छाव मिलेगी। भाई की तरह अपनी बहन की रक्षा करने वाला भाई मिलेगा और अपनी पलकों पर बैठा कर रखने वाला जीवन साथी मिलेगा जो तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहेगा। उनकी बात सुनकर हिमाद्री उनकी तरफ देखती ही रह गई, लेकिन अगले ही पल वो हंसने लगी। हिमाद्री के हंसने पर अभिमान जी हैरानी और सवालिया नजरों से उसे देखने लगे। हिमाद्री ने कुछ पल बाद हंसना बंद किया और मजाकिया लहजे में बोली, आई थिंक दादू आजकल आप मूवीज बहुत देखने लगे हैं और उनके डायलॉग्स भी काफी मारने लगे हो, लेकिन वो एक इमेजिनेशन है न कि रियलिटी। असलियत में ऐसा कोई नहीं होता है। जब तक आदमी के पास पैसे हैं तब तक हर रिश्ते ठीक है, लेकिन जब पैसे टैलेंट कुछ नहीं होता है तो कोई उसकी तरफ देखता भी नहीं है। खैर ये सब छोड़िए, मैं थक गई हूँ, फ्रेश होने अपने रूम में जा रही हूँ, आपसे बाद में बात करती हूँ। उसकी बात सुनकर अभिमान जी गौर से उसे देखते हुए बोले, बेटा हमने कोई फिल्मी बातें नहीं कही है, हमने जो कहा वो हमारे दिल की आवाज थी और हमारा दिल हमें कभी गलत नहीं कहता है। खैर ये छोड़ो, तुम पहले फ्रेश हो जाओ और उसके बाद नीचे आकर खाना खा लेना। आज हमने अपने हाथों से तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट केसर की खीर बनाई है और तुम्हारी माँ ने भी तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट गाजर का हलवा बनाया है। हिमाद्री जो इतनी देर से मुस्कुरा रही थी, उनकी बात सुनकर हिमाद्री की स्माइल एकदम से गायब हो गई और उसका चेहरा सर्द हो गया। तभी अचानक हिमाद्री की नजरें किचन के डोर के पास खड़ी आकांक्षा पर पड़ी, जिसे देखते ही हिमाद्री के चेहरे के एक्सप्रेशन और ज्यादा कोल्ड हो गए। अभिमान जी जिनकी नजरें हिमाद्री के चेहरे पर टिकी हुई थी, उसके बदलते एक्सप्रेशन देखकर उन्होंने हल्का सा सर टेढ़ा कर किचन के डोर के पास खड़ी आकांक्षा को देखा, जो अपनी आंखों में पानी, पछतावा और बेशुमार प्यार लिए हिमाद्री को देख रही थी। लेकिन अब उन सबका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि हिमाद्री को अब किसी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था।
उसका दिल 1 साल में पत्थर का हो गया था, जो तोड़ने से भी नहीं टूटने वाला था। पुराने जख्म इतने गहरे थे कि अब कितनी भी मलहम लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। अब हिमाद्री बिना परिवार, बिना किसी के सहारे के जीना सीख गई थी। अब उसे किसी की जरूरत नहीं थी। आकांक्षा को देखते हुए हिमाद्री कोल्ड टोन में बोली, दादू, वक्त के साथ इंसान की पसंद बदल जाती है। अब मुझे गाजर का हलवा नहीं बल्कि करेले का जूस पसंद है। मीठी चीजें अक्सर बीमारी पैदा करती है, लेकिन कड़वी चीजें हमें बीमारियों से दूर रखती है। अपनेपन की बीमारी सर लेने का शौक अब मेरे सर से उतर चुका है। ये कहते हुए उसने अभिमान जी की तरफ देखा और फिर हल्का सा मुस्कुराकर वहां से जाने लगी। हिमाद्री, कैसी हो बेटा? हिमाद्री को वहां से जाता देख आकांक्षा से बोले बिना रहा नहीं गया और उसने अपने गिल्ट को छुपाते हुए मुस्कुराकर कहा। आकांक्षा का सवाल सुनकर हिमाद्री के चलते कदम एक पल के लिए ठहर गए, लेकिन फिर वो उसकी आवाज को इग्नोर कर आगे की तरफ बढ़ गई। लेकिन तभी उसके सामने सारा आ गई और उसने उसका रास्ता रोक लिया। आकांक्षा की स्माइल एक बार फीकी पड़ गई और गालों पर आंसुओं की बूंदें लुढ़क आई। हिमाद्री के कदम रुक गए और उसने नजरें उठा सारा को देखा, जो खुद उसे ही देख रहा था। हिमाद्री, मॉम ने तुमसे कुछ पूछा है, तुम उन्हें इग्नोर कर रही हो, सारा ने खुद को मासूम दिखाते हुए धीरे से कहा। उसकी बात सुनकर हिमाद्री के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो सार्कास्टिकली बोली, एक्सक्यूज मी, आप होती कौन है मुझे कुछ भी कहने वाली? यू नो व्हाट, अनजान को फ्री में एडवाइस देने वाले को बेवकूफ कहते हैं, और मुझे नहीं लगता खुराना फैमिली की इकलौती बेटी इडियट होगी। बोलकर वो तिरछा मुस्कुरा दी और उसके साइड से निकलकर ऊपर जाने लगी। क्या सच में हम सब तुम्हारे लिए अनजान है? तो फिर जानकार कौन है? आहान सबसे ऊपर की स्टेयर पर खड़ा हिमाद्री को देखते हुए बोला। वो सारा के साथ ही रूम से बाहर आ गया था, लेकिन हिमाद्री की बात सुनकर उसके कदम स्टेयर पर ही ठहर गए थे। आहान की आवाज सुनकर सब उसकी तरफ देखने लगे। हिमाद्री ने भी उसकी तरफ देखा और फिर अजीब तरह से मुस्कुरा कर बोली, आहान खुराना, आई थिंक आपके काम खराब हो गए हैं, जाकर किसी अच्छे से डॉक्टर से अपना इलाज करवाइए। यहाँ सच और झूठ का तो कोई मैटर ही नहीं है। मैंने बहुत पहले ही आप सबसे अपना रिश्ता तोड़ दिया था, और आज अगर यहाँ मैं आई हूँ तो सिर्फ अपने दादू के लिए। आप सब मेरे लिए उसी दिन अनजान हो गए थे जब मैंने आप सबसे अपना रिश्ता तोड़ा था, और अब उस टूटे रिश्ते की डोरी कभी नहीं जुड़ेगी। आपने बचपन में वो श्लोक तो सुना ही होगा, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। वो दोहा यूं ही फेमस नहीं है। ये कहकर वो सीधा अपने रूम की तरफ चली गई। वही सब बस उसे जाते देखते रह गए। हिमाद्री की प्रेजेंस उसे सबसे अलग बना रही थी। वो पहले से बहुत ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। पहले उसकी चेहरे पर जो मासूमियत रहती थी वो अब कहीं नहीं थी। अब उसकी चेहरे पर एक कोल्डनेस थी जिसे वो अपने दादू के सामने छुपा रही थी। उसका आसपास का ऑरा बहुत पावरफुल था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके आसपास एक इनविजिबल दीवार हो जिसे उसकी परमिशन के बिना कोई पार नहीं कर सकता था। इसलिए कोई उसे कुछ नहीं कह पाया और हिमाद्री अपनी बात कहकर अपने रूम में चली गई। हिमाद्री की बात सुनकर आहान के दिल में एक टीस सी उठी। हिमाद्री का उसे भाई न कहकर आहान खुराना बुलाना उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। वो पहले की तरह हिमाद्री के मुंह से अपने लिए भाई सुनना चाहता था, लेकिन अब ऐसा होना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। आहान की आंखों में पानी भर आया, लेकिन उसने जल्द ही अपनी पलकों को बार बार झपका कर अपनी नमी को छुपा लिया और चेहरे पर सख्ती लिए वो नीचे आ गया। आकांक्षा जो अभी भी किचन की डोर के पास खड़ी थी, वो किचन के अंदर आकर काउंटर के पास खड़ी फफक कर रोने लगी। वही हिमाद्री के बिहेव को देखकर सारा अभी भी अपनी जगह शॉक्ड खड़ी उसके रूम की तरफ देख रही थी। हिमाद्री का बदला रूप देखकर अभिमान जी के चेहरे पर घमंड भरी स्माइल आ गई और उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गए। उन्हें हिमाद्री की रियल आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता था, लेकिन स्ट्रॉन्ग हिमाद्री को देखकर ही वे खुश थे। वो हमेशा से चाहते थे कि उनकी पोती स्ट्रॉन्ग हो और जिन्होंने उसके साथ गलत किया है उसका मुंह तोड़ जवाब दे। इधर दूसरी तरफ अद्वितीय अपने केबिन में ग्लास विंडो के पास खड़ा बाहर देख रहा था। वही उसके पीछे एक आदमी अपने हाथ में एक फाइल पकड़े खड़ा था। उस आदमी ने अद्वितीय की तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, सर गुड न्यूज़ है, मैम का पता चल गया है।
वो आज शाम को ही मुंबई आई है। CH10 वीरेंद्र जी की बातों से शर्म से लाल हुई रेशमा बटा हिमाद्री के ख्यालों में किसी लड़के का आना। अद्वितीय अपने केबिन में ग्लास विंडो के पास खड़ा बाहर देख रहा था। वहीं उसके पीछे एक आदमी अपने हाथ में एक फाइल पकड़े खड़ा था। उस आदमी ने अद्वितीय की तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, सर गुड न्यूज़ है, मैम का पता चल गया है। वो आज शाम को ही मुंबई आई है। उसने इतना ही कहा था तभी अद्वितीय उसकी तरफ पलटा और अपना एक हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, फाइल। वो आदमी जो अद्वितीय का पर्सनल असिस्टेंट कुणाल कपूरिया था, उसने अपने हाथ में पकड़ी फाइल को बिना कुछ बोले अद्वितीय के हाथ में पकड़ा दिया। अद्वितीय ने फाइल अपने हाथ में लेकर उसे बाहर जाने का इशारा किया। उसका इशारा समझ कुणाल तुंगरत केबिन से बाहर चला गया। कुणाल के जाने के बाद अद्वितीय ने फाइल को ओपन किया और उसकी नजरें सबसे पहले फाइल के फ्रंट पेज पर लगी एक खूबसूरत लड़की की फोटो पर पड़ी। अद्वितीय की नजरें उस फोटो पर ही ठहर गई और अचानक ही उसके होंठों पर छोटी सी स्माइल और आंखों में दीवानगी नजर आने लगी। अद्वितीय फोटो पर अपना हाथ फेरते हुए जुनूनी आवाज में बोला, प्रिंसेस आखिरकार तुम मुझे मिल ही गई। ये कहते हुए उसने फोटो के नीचे लिखे नाम को देखा जिस पर हिमाद्री खुराना लिखा हुआ था। अद्वितीय ने कुछ पल हिमाद्री नाम को देखा और फिर अपनी चेयर पर बैठ पूरी फाइल को पढ़ने लगा। कुछ देर बाद अद्वितीय ने फाइल को बंद कर टेबल पर रखा और कुछ सोचते हुए बोला, 10 डे के बाद मुलाकात होगी प्रिंसेस तुमसे। 10 साल तुम्हारा इंतजार किया है तो ये 10 दिन भी निकल जाएंगे। ये कहते हुए उसने अपने सर को चेयर के हेडरेस्ट से टिकाया और आंखें बंद कर मुस्कुराने लगा। उसके दिमाग में सिर्फ इस वक्त उसकी प्रिंसेस चल रही थी। इधर दूसरी तरफ चौहान मेंशन। एक खूबसूरत सी औरत मातारानी के मंदिर में उनकी मूर्ति के सामने अपने दोनों हाथों में आरती का थाल पकड़े और आंखें बंद किए खड़ी थी। उसके खुले रेशमी बाल आधे कमर पर लहरा रहे थे और आधे बाल कंधे से आगे की तरफ थे। उसने रेड कलर की खूबसूरत बनारसी साड़ी पहनी हुई थी। हाथों में चूड़ा, मांग में सुंदर, गले में डायमंड्स का महंगा हार, कानों में उनसे मैच करती एक्सपेंसिव ईयरिंग पहने वो औरत बेहद खूबसूरत लग रही थी। उनकी एज 45 के आसपास थी। रेशमा जी। लिविंग हॉल में बैठे वीरेंद्र जी ने मंदिर की तरफ देखते हुए पुकारा। अपना नाम सुनकर उस औरत जिसका नाम रेशमा था, उन्होंने अपनी आंखें खोली और मुस्कुरा कर कहा, हे माता रानी, हमारे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी हमें हमेशा एक बेटी की कमी खलती रही है। हम हमेशा से एक प्यारी सी बेटी चाहते थे लेकिन शायद हमारी कोख से बेटी का जन्म लेना नसीब में नहीं था। आप कब तक हमें एक बेटी के लिए तरसाती रहेगी? अब तो हमारी झोली में एक बेटी को डाल दीजिए। हमारे बेटे की जिंदगी में एक प्यारी सी लड़की को भेज दीजिए ताकि हमें बेटी और उसे उसकी जीवन साथी मिल जाए। हमारे घर में भी हम चूड़ियों के खनखने की आवाज के साथ बेटी की हंसी गूंजते सुनना चाहते हैं। बस माँ अपनी इस भक्त की इतनी सी पुकार सुन लीजिए। ये कहते हुए रेशमा ने थाल को अपने माथे से लगाया और फिर मुस्कुराते हुए मंदिर से बाहर आ गई। वीरेंद्र जी जिनकी नजरें मंदिर की तरफ देख रही थी, रेशमा जी को आते देख उनके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। वीरेंद्र जी खड़ूस और सख्त मिजाज के आदमी थे लेकिन वो अपनी बीवी रेशमा जी के लिए एकदम सॉफ्ट थे। वो अपनी बीवी से बेहद प्यार करते थे और उनकी खुशियों के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। उम्र के साथ उन दोनों का प्यार और गहरा होता जा रहा था। रेशमा जी, अगर आपका अपनी माँ से कन्वर्सेशन हो गया तो क्या हमें एक कप कॉफी का मिलेगा? वीरेंद्र जी ने अपनी तरफ आती हुई रेशमा जी को देखकर कहा। हम मम्म मिलेगी लेकिन पहले आरती ले लीजिए। रेशमा जी ने आरती का थाल वीरेंद्र जी के सामने करते हुए कहा। वीरेंद्र जी ने एक नज़र रेशमा के खूबसूरत चेहरे को देखा और फिर थाल में जलते दिए के ऊपर से अपने दोनों हाथों से आरती लेते हुए बोले, वैसे आप सुबह और शाम को अपनी माँ से क्या बात करती है? लगता है हमें मंदिर में आकर कभी आपकी बातें सुननी होगी क्योंकि हमें तो आप कुछ बताती नहीं है। ये कहते हुए उन्होंने रेशमा के चेहरे की तरफ देखा। उनकी बात सुनकर रेशमा जी वापस मंदिर की तरफ जाते हुए बोली, आपको और आपके बेटे को बताकर भी कुछ फायदा नहीं होने वाले है। आप दोनों मेरी सुनते कहाँ हो? ये कहते हुए वो मंदिर में चली गई और आरती की थाली को वापस मातारानी की मूर्ति के आगे रखकर वो वापस लिविंग हॉल में आ गई। रेशमा जी ने एक नज़र वीरेंद्र जी को देखा और फिर उनके लिए कॉफी बनाने किचन में चली गई। रेशमा जी कॉफी बना रही थी तभी अचानक किसी ने उन्हें पीछे से बाहों में भर लिया, जिससे रेशमा जी एक पल के लिए चौंक गई लेकिन अगले ही पल उन्होंने हल्का सा सर घुमा अपने पीछे खड़े वीरेंद्र जी को देखा जो उन्हें ही देख रहे थे। क्या हुआ मोहतरमा? उदासी, गुस्सा सब कुछ एक साथ नजर आ रहा है।
ये कहते हुए उन्होंने अपनी चीन को रेशमा के कंधे पर रखा और प्यार से उनके चेहरे को देखने लगे। उनकी बात सुनकर रेशमा जी दूध में कॉफी डालते हुए बोली, आप दोनों से कितनी बार कहा है कि हमें एक प्यारी सी बेटी ला दीजिए, लेकिन आप दोनों हमारी सुनते ही नहीं हो। आप सब तो ऑफिस निकल जाते हो और फिर हम घर पर अकेले रह जाते हैं। ये कहते हुए उन्होंने कप में कॉफी को डाला और वीरेंद्र जी की तरफ पलटते हुए उनके हाथ में कॉफी का मग दे दिया। रेशमा की बात सुनकर वीरेंद्र जी कुछ पल चुप रहे, लेकिन फिर तिरछा मुस्कुराते हुए बोले, तो ये बात है, आपको बेटी चाहिए? उनका सवाल सुनकर रेशमा की आंखों में चमक आ गई और उन्होंने तुरंत अपने सर को हाँ में हिलाते हुए कहा, यस। उनका जवाब सुनकर वीरेंद्र जी की स्माइल और गहरी हो गई। वो हल्का सा रेशमा के चेहरे पर झुके और गहराई से उनकी आंखों में देखकर बोले, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर इस उम्र में बच्चे पैदा करने में आपको ही शर्म आएगी। पोता पोती खिलाने की जगह बेटी को गोद में उठाए घूमेंगे तो दुनिया वाले क्या कहेंगे? लेकिन फिर भी आप चाहती है तो चलिए बेडरूम में। बच्चा पैदा करने के लिए पहले एक्सरसाइज भी तो करनी पड़ेगी ना। ये कहते हुए उनके होंठों पर शरारती स्माइल और आंखों में मदहोशी साफ नजर आ रही थी। उनकी बात सुनकर रेशमा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, लेकिन अगले ही पल उनका चेहरा शर्म से लाल हो गया और उनकी पलकें अपने आप झुक गई। उनका ऐसा रिएक्शन देखकर वीरेंद्र जी ने अपने दिल पर हाथ रख लिया और मुस्कुराते हुए बोले, शादी के 30 साल बाद भी आपके चेहरे की हया देखकर हमारा दिल उतनी ही तेजी से धड़कने लगता है जितना आपको पहली बार देखने पर धड़का था। ये कहते हुए उन्होंने रेशमा का हाथ पकड़ अपने दिल वाली जगह रख दिया। उनकी इस हरकत पर रेशमा जी ने पलके उठा उनकी तरफ देखा और फिर उनके दिल की तरफ देखने लगी, जिसकी धड़कनें अभी बुलेट ट्रेन से भी फास्ट दौड़ रही थी। वीरेंद्र जी के दिल की धड़कनों का शोर साफ सुनाई दे रहा था। कुछ पल बाद रेशमा ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और धीरे से कहा, वीरेंद्र जी आप भी ना, अब तो सुधर जाइए। आपकी हरकतें अभी भी वैसी ही हैं जैसे पहले थी और हम बहू लाने की बात कर रहे थे, न कि बच्चा पैदा करने की। ये कहकर रेशमा ने वीरेंद्र जी को हल्का सा खुद से दूर धक्का दिया और वो फिर तुरंत किचन से बाहर भाग गई। वहीं वीरेंद्र जी किचन स्लैब के पास खड़े मुस्कुराते हुए रेशमा को जाते देखते रह गए। उन्होंने कॉफी के कप को देखा और फिर कॉफी की शिप लेते हुए धीरे से बोले, तो हमारी मोहतरमा को बहू चाहिए, इसके लिए तो हमें अपने बेटे से बात करनी होगी। वैसे बेटी तो हमें भी चाहिए थी, लेकिन भगवान ने हमें बेटी की जगह बेटे को दे दिया। लेकिन कोई नहीं, अब हम इस घर में बहू कम बेटी को लेकर आएंगे। रिश्ते में बहू होगी, लेकिन हमारे लिए हमारी बहू ही बेटी होगी। ये कहते हुए उन्होंने कॉफी के मग को साइड में रखा और किसी को कॉल मिला दिया। हेलो महेश, दूसरी तरफ से कॉल पिक होते ही वीरेंद्र जी ने तुरंत कहा। तभी दूसरी तरफ वाले आदमी, जिसका नाम महेश था, उसने जवाब दिया, यस सर, बोलिए क्या काम था? मुंबई की जितनी भी बेस्ट लड़कियां हैं उन सबकी फोटो हमारे पास भेजो। हमें हमारे अद्वितीय के लिए लड़की देखनी है जो उसके जैसी हो, वीरेंद्र जी ने कहा। ओके सर, मैं भेजता हूँ आपके पास फोटो, महेश ने धीरे से कहा और फिर वीरेंद्र जी ने उसका कॉल कट कर दिया। इधर दूसरी तरफ खुराना मेंशन में हिमाद्री अपने रूम की बालकनी में रेलिंग से अपने दोनों हाथ टिकाए खड़ी एक तक सामने देख रही थी। तभी अचानक एक हल्का सा हवा का झोंका आया, जिसके एहसास से हिमाद्री की आंखें अपने आप बंद हो गई। तभी उसकी आंखों के सामने एक हैंडसम से लड़के का मुस्कुराता हुए चेहरा आने लगा। CH11 सारा की बेइज्जती, अद्वितीय की मौत। हिमाद्री अपने रूम की बालकनी में रेलिंग से अपने दोनों हाथ टिकाए खड़ी एक तक सामने देख रही थी। तभी अचानक एक हल्का सा हवा का झोंका आया, जिसके एहसास से हिमाद्री की आंखें अपने आप बंद हो गई। तभी उसकी आंखों के सामने एक हैंडसम से लड़के का मुस्कुराता हुए चेहरा आने लगा, लेकिन तभी अचानक वो चेहरा खून से रंगने लगा। किसी ने उस लड़के की पीठ में चाकू घोंप दिया और आगे से उसके सर पर लोहे के डंडे को किसी ने जोर से दे मारा। उस लड़के की भयानक चीख उस शांत माहौल में गूंज गई और वो मुंह के बल नीचे ग्राउंड पर जा गिरा। उसने अपने एक हाथ से अपना सर पकड़ लिया। उसका हाथ जिससे उसने अपना सर पकड़ा हुआ था वो पूरा खून से रंग चुका था और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी। तभी एक लड़का और लड़की उस नीचे पड़े लड़के के पास आए। वे दोनों उस लड़के की हालत पर पागलों की तरह जोर से हंस रहे थे। सच कहते हैं लोग कि बड़े से बड़ा आदमी अपने प्यार के लिए किसी के सामने भी झुक जाता है। पता नहीं इस प्यार ने ऐसी कौन सी ताकत है जो हर आदमी को झुका देती है।
मरते हुए को जीना सिखा देता है ये प्यार और जीते आदमी को मार देता है प्यार। उस लड़की ने हंसते हुए कहा और फिर आगे बोली, हाँ 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 हाँ, द ग्रेट बिजनेस टाइकून, माफियाओं का सरदार अद्वितीय चौहान जो किसी से नहीं हारा, वो आज एक मामूली सी लड़की को बचाने के लिए अपनी जान पर खेल गया। देखो बेचारे की क्या हालत हो गई है। हाँ 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 हाँ, उस लड़की ने नीचे पड़े लड़के को देखकर जोर से हंसते हुए कहा। उस लड़की की बात सुनकर नीचे पड़ा लड़का जो अद्वितीय चौहान था, उसने धीरे से अपनी आंखें खोल सामने देखा और धीरे से दर्द भरी आवाज में बोला, हिमाद्री को छोड़ दो। तुम दोनों ने जैसा कहा था मैंने वो सब कर दिया है। अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम तीनों के नाम कर दी है। अब हिमाद्री को कुछ मत करना, तुम लोगों ने वादा किया था। ये कहने के लिए उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई थी। वो बहुत मुश्किल से ये कुछ शब्द कह पाया था। उसकी बात सुनकर वो दोनों लड़के और लड़की जोर से हंसने लगे। कुछ पल हंसने के बाद उस लड़के ने हंसना बंद किया और सीरियस होते हुए बोला, कौन सा वादा? किसका वादा? अलीशा, तुमने अद्वितीय चौहान से कोई वादा किया था क्या? उस लड़के ने अपने आप को इनोसेंट दिखाते हुए अपने पास खड़ी लड़की से पूछा। उसका सवाल सुनकर वो लड़की जिसका नाम अलीशा था वो भोली सी शक्ल बना अपने सर को ना में हिलाते हुए बोली, नहीं तो राहुल भाई, मैंने तो किसी से कोई प्रॉमिस नहीं किया। हाँ 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 हाँ, इतना कह वो जोर से हंसने लगी और इसी के साथ राहुल भी जोर से हंसने लगा। राहुल ने हंसते हुए अपनी कमर के पीछे से गन निकाली और उसे अद्वितीय की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, बहुत प्यार करते हो ना अपनी प्रिंसेस से? अब बाकी का प्यार ऊपर जाकर करना। डोंट वरी, तुम्हारी हिमाद्री भी कुछ ही देर में ऊपर आती होगी। उसका खेल खत्म करने के लिए मेरी सारा बेबी अकेली ही काफी है। ये कहकर उसने ट्रिगर दबा दिया। गन शॉट की आवाज के साथ अद्वितीय की हल्की सी चीख उस शांत माहौल में गूंज गई। फ्लैशबैक एंड। तभी हिमाद्री ने एकदम से अपनी आंखें खोली। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी और वो अपने सीने पर अपना एक हाथ रखे गहरी गहरी सांसें ले रही थी। कुछ पल बाद हिमाद्री ने अपनी सांसों को कंट्रोल किया और खुद से धीरे से बोली, मुझे माफ कर देना अद्वितीय, मैं पिछले जन्म में आपको नहीं बचा पाई, इनफैक्ट मेरी वजह से आपकी जान चली गई। मुझे हमेशा से लगता था कि आप गलत हो, लेकिन असलियत में गलत आप नहीं, गलत मैं थी जो कभी सही और गलत को पहचान ही नहीं पाई। ये कहते हुए हिमाद्री की आंखों के सामने अपने पिछले जन्म की यादें आ रही थी। अभी हिमाद्री ये सब सोच ही रही थी, तभी उसके रूम के डोर पर किसी ने नॉक किया, जिसकी आवाज सुन हिमाद्री ने सर घुमा, रूम के अंदर देखा और फिर अंदर आ डोर ओपन किया। सामने एक सर्वेंट अपना सर झुकाए खड़ा था। डोर खुलने की आवाज सुन सर्वेंट धीरे से बोला, मैम, अभिमान सर ने आपको खाना खाने के लिए नीचे बुलाया है। उसकी बात सुनकर हिमाद्री बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ये कहकर उसने डोर बंद कर दिया और फिर अपना फोन उठा उसमें कुछ करने लगी। कुछ देर बाद हिमाद्री ने फोन को बेड पर फेंक दिया और रूम से बाहर नीचे हॉल में आ गई। हिमाद्री डाइनिंग एरिया में आई तभी उसकी नजरें डाइनिंग टेबल के चारों तरफ चेयर्स पर बैठे लोगों पर पड़ी। हेड चेयर पर अभिमान जी बैठे थे और उनके सामने वाली चेयर पर अखिल, उनके बगल में आकांक्षा और फिर अधिक, सारा और रहान बैठे थे। उन सबकी प्लेट आगे रखी हुई थी, लेकिन अभी तक किसी ने खाना शुरू नहीं किया था। अधिक और रहान दोनों की नजरें बार बार लिविंग हॉल की तरफ जा रही थी। उन दोनों को देखकर लग रहा था जैसे वो किसी का इंतजार कर रहे हो। तभी उन दोनों की नजरें अपनी तरफ आती हुई हिमाद्री पर पड़ी। हिमाद्री को देखते ही अधिक की आंखों में अलग सी चमक आ गई और उसके चेहरे पर सुकून नजर उतर आया। सारा, जो अधिक और रहान के बीच में बैठी थी, उन दोनों को कहीं और देखता देख सारा ने भी सर उठा एक नजर उन दोनों को देखा और फिर वो जिस डायरेक्शन में देख रहे थे उस तरफ देखा। तभी सारा की नजरें हर्षद पर पड़ी। हिमाद्री को देखते ही सारा ने अपने हाथों की कस के मुठियां बंद कर ली और उसके चेहरे पर गहरे नफरत के भाव उतर आए।
लेकिन फिर कुछ सोचकर सारा ने अपने एक्सप्रेशन तुरंत छुपा लिए और अपने होंठों पर प्यारी सी स्माइल चिपकाते हुए अपनी आवाज में शहद सी मिठास भरकर बोली, अरे हिमाद्री आओ ना, हम सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। देखो हम सब में से किसी ने भी अभी तक खाना शुरू नहीं किया। ये कहते हुए वो अपने आप को अच्छी बड़ी बहन और संस्कारी दिखाते हुए चेयर से खड़ी हो गई और अपने पास रखी खाली चेयर को हिमाद्री के लिए पीछे खिसका दिया। सारा की इस हरकत पर सब उसकी तरफ देखने लगे। वही हिमाद्री के कदम उसकी बात सुनकर एक पल के लिए ठहर गए। उसने सर उठा सारा को देखा जो उसकी चेयर को पकड़े खड़ी उसी की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। सारा को खुद की तरफ मुस्कुराता देख हिमाद्री की एक आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई, जो कोई देखता उससे पहले ही उसने छुपा ली। सारा को हिमाद्री की फिक्र करते देख दादू के अलावा सबके चेहरे पर स्माइल आ गई और उन सबके दिलों में सारा के लिए प्यार और गहरा हो गया। सारा ने बचपन से लेकर अब तक सबको ऐसे ही एक्टिंग करके अपने जाल में फंसाया हुआ था। हिमाद्री को अभी भी चेयर के पास नहीं आता देख अखिल ने उसकी तरफ देखा और खुद को सख्त दिखाते हुए बोले, क्या तुमने सुना नहीं? हम सबने अभी तक खाना शुरू नहीं किया है। अगर तुम्हारी मेहरबानी हो तो आकर विराजमान हो और अपना भोजन ग्रहण करो ताकि फिर हम सब भी खाना खा सके। अखिल ने बेरुखी से टोंट मारने वाले लहजे में कहा। उनके चेहरे पर इतने दिनों बाद अपनी बेटी को देखने की जरा सी भी खुशी नजर नहीं आ रही थी। अखिल की बात सुनकर सब उनकी तरफ देखने लगे और फिर सबकी नजरें हिमाद्री की तरफ चली गई जो बिना किसी भाव के खड़ी अखिल को देख रही थी। वही अखिल को इस लहजे में हिमाद्री से बात करता देख सारा मन ही मन खुश हो रही थी। हिमाद्री बिना किसी एक्सप्रेशन के चलते हुए अपनी चेयर के पास आई और सारा की तरफ देखकर तिरछा मुस्कुरा कर बोली, थैंक यू मिस सारा फॉर योर सर्विस, वरना आजकल तो सर्वेंट भी किसी को इतनी अच्छी सर्विस नहीं देते हैं। अगर आपको ये सब काम करना पसंद हो तो मेरे पास आपके लिए काम है। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ एक अच्छे सर्वेंट की जरूरत है और आपकी सर्विस देखकर मुझे नहीं लगता आपसे अच्छा कोई और सर्वेंट हमें मिल सकता है। बोलकर वो अजीब तरह से मुस्कुराते हुए अपनी चेयर पर बैठ गई। उसकी बात सुनकर सारा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने तुरंत अपने हाथों को पीछे खींच लिया और चारों तरफ देखने लगी। सब उसे ही देख रहे थे। सब आराम से बैठे थे और सारा जिस तरह से खड़ी थी उसे देखकर वो सर्वेंट की तरह ही लग रही थी। सारा, तुम खुराना फैमिली की बेटी हो। तुम्हें ये सर्वेंट वाले काम शोभा नहीं देते हैं। क्या तुम आराम से चेयर पर बैठकर खाना नहीं खा सकती हो? हिमाद्री को भगवान ने हाथ पैर दिए हैं और वो अपना काम खुद से कर सकती है, इसलिए अपनी ये ओवर केयर अपने पास रखा करो। आहान ने गुस्से से झलाते हुए कहा। कुछ देर पहले जहां सारा का हिमाद्री के लिए चेयर खिसकना सबको अच्छा लग रहा था तो वही अब हिमाद्री की बात सुनकर उन्हें सारा की हरकत ओवर रिएक्ट लग रही थी। उसकी हरकत से सब नाखुश नजर आ रहे थे। आहान की बात सुनकर सारा एकदम से शॉक्ड रह गई तो वही हिमाद्री के लब मुस्कुरा उठे। मिस सारा, मिस्टर खुराना को भोजन ग्रहण करना है तो क्या कृपया करके आप अपना स्थान ग्रहण करोगी? हिमाद्री ने अखिल ने जिस लहजे में कहा था उसी लहजे में सारा को देखकर कहा। हिमाद्री को अपनी तरह बोलता देख अखिल ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, लेकिन अगले ही पल उन्होंने गुस्से से अपने जबड़े कस लिए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जो लड़की किसी के सामने कुछ नहीं बोलती थी, सब कुछ बिना किसी बहस के मान लिया करती थी, आज वही उसकी नकल कर रही थी। ये सोचकर अखिल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो गुस्से से बोले, सारा, अब तुम्हें बैठने के लिए इनविटेशन देना पड़ेगा या फिर पीएम को बुलाना पड़ेगा, तब जाकर तुम बैठोगी। अखिल ने हिमाद्री का गुस्सा सारा पर उतारते हुए कहा। वही सारे लोग हैरानी से कभी अखिल को देख रहे थे तो कभी सारा और हिमाद्री को। अखिल की बात सुनकर सारा की आंखों में पानी भर आया और वो मासूम सी शक्ल बना सबको देखने लगी।
उसकी ऐसी शक्ल देखकर सबका दिल पिघल गया। तभी अधिक सारा को देखते हुए प्यार से सॉफ्ट आवाज में बोला, सारा डोंट माइंड डैड थोड़े गुस्से में है इसलिए उन्होंने तुम्हें ऐसे बोल दिया। तुम बैठो और खाना खाओ। ये कहते हुए उसकी आवाज बेहद नर्म थी। सारा ने कुछ पल अपनी आंसुओं से भरी आंखों से अधिक को देखा और फिर अपना सर हाँ में हिला चेयर पर बैठने वाली थी, लेकिन तभी हिमाद्री ने अपना पैर उसकी चेयर पर फंसा, चेयर को पीछे खिसका दिया। सारा जो चेयर पर बैठ रही थी, चेयर के पीछे होते ही वो धड़ाम की आवाज के साथ फर्श पर जा गिरी और इसी के साथ उसकी जोर की दर्द भरी चीख निकल गई। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज का चैप्टर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और जिन्होंने रिव्यू नहीं दिया वो रिव्यू ज़रूर दे दीजिए। CH12 अखिल को अपनी गलती का एहसास होना बटा वीरेंद्र जी का अद्वितीय के लिए अलीशा को पसंद करना। तभी अधिक सारा को देखते हुए प्यार से सॉफ्ट आवाज में बोला, सारा डोंट माइंड डैड थोड़े गुस्से में है इसलिए उन्होंने तुम्हें ऐसे बोल दिया। तुम बैठो और खाना खाओ। ये कहते हुए उसकी आवाज बेहद नर्म थी। सारा ने कुछ पल अपनी आंसुओं से भरी आंखों से अधिक को देखा और फिर अपना सर हाँ में हिला चेयर पर बैठने वाली थी, लेकिन तभी हिमाद्री ने अपना पैर उसकी चेयर पर फंसा, चेयर को पीछे खिसका दिया। सारा जो चेयर पर बैठ रही थी, चेयर के पीछे होते ही वो धड़ाम की आवाज के साथ फर्श पर जा गिरी और इसी के साथ उसकी जोर की दर्द भरी चीख निकल गई। सारा की चीख सुनकर सबने एकदम से उसकी तरफ देखा और उसे नीचे गिरा देख आकांक्षा, अखिल, अधिक और आहान एक पल के लिए हैरान रह गए, लेकिन अगले ही पल वे चारों जल्दी से खड़े हो गए। आहान जल्दी से सारा को उठाते हुए फिक्र भरी आवाज में बोला, तुम ठीक हो सारा? तुम नीचे कैसे गिरी? ये कहते हुए वो घबराहट से सारा के हाथ पैरों को देख रहा था। सारा के घुटनों और कोहनी पर नीचे गिरने की वजह से हल्की सी खरोंच लग गई थी और ज्यादा कहीं चोट नहीं आई थी। बेटा ज्यादा चोट लगी है क्या? डॉक्टर को बुलाए क्या? आकांक्षा ने सारा की कोहनी और घुटनों की चोट को देखते हुए फिक्र भरी आवाज में कहा। अखिल जल्दी से सारा को चेयर पर बैठाते हुए बोले, सारा तुम बैठो, हम अभी फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आते हैं। हम बस अभी आए। ये कहकर अखिल जल्दी से दूसरी तरफ फर्स्ट एड बॉक्स लेने चले गए। सारा की छोटी सी चोट पर ही सब ऐसे परेशान हो गए थे जैसे उसे न पता कितनी जोर की चोट लगी हो। वहीं सबको अपनी इतनी फिक्र करता देख सारा के फेस पर विनिंग स्माइल आ गई। उसने तिरछी नजरों से हिमाद्री को देखा जो बिना किसी एक्सप्रेशन के अपना सर झुकाए बैठी अपने खाने की प्लेट को देख रही थी। हिमाद्री को ऐसे देखकर सारा की स्माइल और गहरी हो गई। उसने मासूम सी शक्ल बना सबकी तरफ देखा और धीरे से बोली, मैं ठीक हूँ। आप सब प्लीज बैठ जाइए और खाना खाइए। इतनी ज्यादा भी गहरी चोट नहीं लगी है, बस हल्की सी खरोंच है। ये कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाएगी। उसकी बात सुनकर अधिक तुमरत बोला, ऐसे कैसे ठीक हो जाएगी? देखो कितनी गहरी चोट आई है, अगर इसे ऐसे ही खुला छोड़ देंगे तो इन्फेक्शन होने का डर रहेगा। ये कहते हुए अधिक सारा के पास वाली चेयर पर बैठ गया और सारा की कोहनी पर फूंक मारने लगा। तभी वहां अखिल आ गए और सारा के पास बैठकर कॉटन से उसकी चोट साफ करने लगे। कुछ देर में उन्होंने सारा की चोट को साफ कर उस पर बैंडेज कर दी और फिर नजरें उठा सारा की तरफ देखते हुए बोले, बेटा तुम गिरी कैसे? उनका सवाल सुनकर सारा एक पल के लिए खामोश हो गई, लेकिन अगले ही पल वो रुंधी से आवाज में बोली, आई डोंट नो डैड, मैं कैसे गिर गई? मैं तो चेयर पर बैठने वाली थी लेकिन पता नहीं कैसे चेयर पीछे खिसक गई और मैं। इतना कहते कहते वो चुप हो गई और अपनी बात को अधूरी छोड़ दिया। तभी आकांक्षा सारा के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए धीरे से बोली, कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी हो जाता है। अब चलो खाना खाओ। ये कहते हुए वो अपनी चेयर पर बैठ गई। उनकी बात सुनकर सब अपनी चेयर पर बैठ गए, लेकिन तभी अचानक सबकी नजरें हिमाद्री पर पड़ी जो अपना सर झुकाए खाली प्लेट में चम्मच घुमा रही थी।
हिमाद्री ने चम्मच को काफी कस के पकड़ा हुआ था, जिसे देखकर ही पता चल रहा था कि अभी उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो अपने गुस्से को अपने अंदर दबाए खामोशी से बैठी हुई थी। हिमाद्री को ऐसे बैठे देखकर सबको थोड़ा बुरा लग रहा था, लेकिन उनमें से किसी ने कुछ नहीं कहा। तभी एक सर्वेंट आया और सबकी प्लेट में खाना सर्व करने लगा, लेकिन जब वो हिमाद्री की प्लेट में खाना सर्व करने के लिए आया तभी आकांक्षा ने उसे रोकते हुए कहा, तुम जाओ, हम खाना सर्व कर देंगे। ये सुनते ही सर्वेंट ने तुरंत आकांक्षा की तरफ देखा और फिर अपना सरहा में हिला खाने का बाउल टेबल पर रखकर वो वहां से चला गया। वही आकांक्षा की बात सुनकर सारा ने कस के अपने हाथों की मुठियां बंद कर ली और गुस्से से उसके जबड़े कस गए। अभिमान जी चुपचाप बैठे ये सब कुछ देख रहे थे। उसके जाने के बाद आकांक्षा खड़ी हुई और खाने का बाउल अपने हाथ में उठा हिमाद्री की प्लेट में खाना सर्व करने लगी, लेकिन तभी हिमाद्री ने अपना हाथ आगे कर उन्हें रोकते हुए कहा, रहने दीजिए मिसेस खुराना, मुझे बेवजह किसी का एहसास लेना अच्छा नहीं लगता है। आप अपनी बेटी को खाना सर्व कीजिए, मैं अपना खुद देख लूंगी। ये कहते हुए हिमाद्री ने सामने रखा खीर का बाउल उठाया और कटोरी में खीर डालने लगी। वो खीर अभिमान जी की बनाई हुई थी, जो उन्होंने खास हिमाद्री के लिए बनाई थी। आकांक्षा के हाथ वही रुक गए और उसकी आंखों में पानी भर आया। तभी सारा खुद को अच्छा दिखाते हुए हिमाद्री की तरफ देखकर बोली, हिमाद्री ये तुम मॉम को क्या बोल रही हो? वो तुम्हारी मॉम लगती है तो तुम उन्हें मिसेस खुराना कैसे बोल सकती हो? मॉम ने आज स्पेशली तुम्हारे लिए खाना बनाया है और तुम मना कर रही हो। ये कहते हुए वो ऐसे दिखा रही थी जैसे हिमाद्री का मना करना उसे बहुत बुरा लगा हो, लेकिन मन ही मन वो बहुत खुश हो रही थी। उसकी बात सुनकर हिमाद्री का चेहरा काला पड़ गया और उसके आसपास का ओरा बेहद खतरनाक और तापमान नीचे गिरता हुआ सा महसूस होने लगा। हिमाद्री ने हल्का सा सर टेढ़ा कर सारा की तरफ देखा। वही सारा जिसकी नजरें पहले से हिमाद्री पर टिकी हुई थी, उसकी नजरें जब हिमाद्री की लाल आंखों पर पड़ती है तो वो एक पल के लिए कांप गई, लेकिन फिर खुद के डर को छुपाते हुए वो वैसे ही बैठी हिमाद्री की आंखों में देखने लगती है। मिस सारा खुराना, अगर आपको इतनी ही अपनी मॉम की परवाह हो रही है तो बेशक आपको जो करना है कर सकती है, लेकिन गलती से भी मेरे मामले में अपनी टांग घुसाने की कोशिश मत करना, वरना ऐसा हाल करूंगी कि जिंदगी भर नहीं भूल पाओगी। अभी सिर्फ छोटी सी चोट लगी है, अगली बार कहीं पूरा पैर ही गायब नहीं हो जाए, इस बात का ध्यान रखना। ये कहते हुए हिमाद्री एक पल के लिए रुकी और फिर अपने पास खड़ी आकांक्षा की तरफ देखकर सर्द आवाज में बोली, मिसेस खुराना, अब क्या यही खड़े रहने का इरादा है? और आपका ये जो खाना सर्व करने का शौक है ना, इसे अपने तक ही सीमित रखिए। वो क्या है ना, मुझे इतने प्यार और केयर की आदत नहीं है। आपकी प्यारी सारा बेटी को इन सब की आदत होगी, इसलिए जाकर उसकी प्लेट में खाना सर्व कीजिए। ये बोलते हुए उसकी आंखों में नफरत की ज्वाला जल रही थी। उसकी बात सुनकर आकांक्षा भीगी पलकों से उसे देखती रहती है और फिर खाने का बाउल नीचे रख वो रोते हुए अपने रूम की तरफ भाग गई। वही हिमाद्री की बात सुन सब हैरानी से उसे देख रहे थे। हिमाद्री का सबके सामने सारा को धमकी देना किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। हिमाद्री की धमकी सुनकर सबको एक पल के लिए गहरा सदमा सा लगा था। आकांक्षा को रोते हुए अपने रूम में जाते देख अखिल का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। उन्होंने गुस्से से टेबल पर अपना हाथ मारते हुए चिल्लाकर कहा, बस बहुत हुआ तुम्हारा। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम इस घर की रियल बेटी हो। तुम्हारे जाने के बाद मुझे लगा था कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई, लेकिन अब तुम्हें देखकर लग रहा है कि हमारी सबसे बड़ी गलती तुम्हें इस घर में लाना था। उन्होंने इतना ही कहा था तभी अभिमान जी बीच में अपनी रौबदार आवाज में गुस्से से बोले, अखिल, माइंड योर लैंग्वेज। तुम मेरी पोती से इस तरह से बात नहीं कर सकते हो। तुम जिन संस्कारों की बात कर रहे हो ना, अगर तुम सबने मेरी पोती को वो संस्कार दिए होते और उसे अपना माना होता तो शायद वो आज ऐसी नहीं होती। पहले तुम सबकी सारी बातें सुनती थी तब भी वो बुरी थी, और आज जब पलटकर जवाब दे रही है तब भी तुम सबको हिमाद्री ही गलत लग रही है। पता है तुम्हें खोट मेरी पोती में नहीं, तुम सब में है, जो एक एडॉप्टेड लड़की को अपना मान रहे हो और अपनी रियल बेटी को पराया समझते हो।
भूलो मत कि हिमाद्री तुम्हारी सगी बेटी है, जिसने आकांक्षा की कोख से जन्म लिया था। ये कहते हुए दादू का चेहरा गुस्से से कांप रहा था। उनकी बात सुनकर सारा का चेहरा एकदम से पीला पड़ गया। वही अखिल, आहान और अधिक सबकी नजरें दादू के चेहरे पर टिकी हुई थी। अधिक ने एक गहरी सांस ली और हिमाद्री की तरफ देखकर धीरे से सॉफ्ट आवाज में बोला, आई नो दादू की हिमाद्री हमारी सगी बहन है और हम सब भी उसे उतना ही प्यार करते हैं जितना सारा से करते हैं। बस सारा बचपन से साथ थी और हिमाद्री 4 साल पहले मेंशन में आई थी। अभी उसने इतना ही कहा था, तभी हिमाद्री अपनी चेयर से उठते हुए बोली, दादू मेरा होगा। यहाँ का मेलो ड्रामा देखकर ही मेरा पेट भर गया है। अब और कुछ खाने की जरूरत नहीं है। मैं बाहर जा रही हूँ, किसी काम से रात तक आ जाऊंगी। ये कहकर हिमाद्री ने एक नज़र दादू को देखा और फिर सबको इग्नोर कर मेंशन से बाहर निकल गई। वही सब उसे जाते देखते रह गए। आहान और अधिक दोनों ने हिमाद्री की खाने की प्लेट की तरफ देखा, जिसमें सारा खाना वैसा का वैसा ही रखा हुआ था। हिमाद्री ने एक बाइट भी नहीं खाया था। हिमाद्री की प्लेट को देखकर अधिक और आहान दोनों का चेहरा उतर गया। उन्होंने नाराजगी से अखिल की तरफ देखा और फिर आहान धीरे से बोला, डैड आपको हिमाद्री से प्रॉब्लम क्या है? वो अभी अभी घर आई है। कम से कम उसे खाना तो खा लेने देते, और गलती हम सबकी है जो हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। अगर हम सबने उसे इग्नोर नहीं किया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये कहकर आहान खड़ा हुआ और फिर वो भी अपना खाना बिना खाए बाहर चला गया। अधिक ने भी नाराजगी से सारा और अखिल को देखा और फिर वो भी उठकर बाहर चला गया। दादू ने एक नज़र गुस्से से सारा और अखिल को देखा और फिर अपनी प्लेट को दूसरी तरफ खिसका वो भी उठकर अपने रूम में चले गए। उन सबके जाने के बाद सारा ने अखिल की तरफ देखा जो अपनी प्लेट को देख रहा था। सारा ने खुद को अच्छा दिखाते हुए धीरे से रुंधी आवाज में कहा, आई एम सॉरी डैड, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। आई नो कि मैंने हिमाद्री की जगह ले ली। अगर मैं यहाँ से चली जाती तो ये सब नहीं होता। हिमाद्री इतनी बदतमीज नहीं होती जितनी वो आज है। ये कहते हुए उसकी आंखों से मगरमच्छ के आंसू निकलने लगे। उसकी बात सुनकर अखिल ने उसकी तरफ देखकर कहा, इसमें बेटा तुम्हारी गलती नहीं है, शायद हमसे ही गलती हुई है। हम ही भूल गए थे कि हिमाद्री हमारी सगी बेटी है। हमें उसके साथ गेरो जैसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। ये कहते हुए अखिल की आंखों में हल्की सी नमी छा गई। वही उनकी बात सुनकर सारा का चेहरा पीला पड़ गया। उसे सब कुछ बर्बाद होता हुआ दिखाई देने लगा। अगर सब हिमाद्री की तरफ हो गए तो फिर उसका क्या? वो क्या करेंगी? ये सोचकर अचानक ही सारा पैनिक करने लगी। उसने तुरंत अखिल की तरफ देखा और कुछ बोलने को होती है, लेकिन उससे पहले ही अखिल उठकर बाहर चले गए। सारा अपनी जगह बैठी बस उन्हें जाते देखती रह गई। सबके जाने के बाद सारा घबराहट से खुद में बोली, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती हूँ। मुझे कुछ भी करके सबको वापस अपनी तरफ करना होगा। कहीं ये सब बेवकूफ अपनी बेटी के चक्कर में मेरा पत्ता साफ न कर दे। ये कहते हुए वो कुछ सोचने लगी। कुछ पल सोचने के बाद अचानक ही सारा के चेहरे पर कुटिल स्माइल आ गई। सारा कुटिलता से मुस्कुराते हुए खुद से बोली, 10 दिन बाद एंगेजमेंट पार्टी में मैं फिर से सबका दिल जीत लूंगी और हिमाद्री को सबके सामने नीचा दिखा सबकी नजरों में महान बन जाऊंगी। ये कहते हुए उसके चेहरे पर खतरनाक स्माइल आ गई जो पॉजिटिव वाइब तो बिल्कुल नहीं दे रही थी। इस वक्त उसके दिमाग में कुछ बहुत खतरनाक चल रहा था, लेकिन क्या ये उसके अलावा कोई नहीं जानता था। इधर दूसरी तरफ चौहान मेंशन। वीरेंद्र जी इस वक्त लिविंग हॉल में सोफे पर बैठे गौर से अपने हाथ में पकड़ी फोटोज को देख रहे थे, जो मुंबई की खूबसूरत एंड टैलेंटेड लड़कियों की पिक्चर्स थी। वहीं उनके सामने एक आदमी अपना सर झुकाए और दोनों हाथों को पीछे किए खड़ा था। तभी वीरेंद्र जी ने सारी पिक्चर्स को टेबल पर रखा और अपने दूसरे हाथ में पकड़ी फोटो को गौर से देखते हुए बोले, अलीशा कश्यप, राहुल कश्यप की छोटी बहन और राजवेंद्र कश्यप की बेटी। ये मुझे अद्वितीय के लिए परफेक्ट लग रही है। खूबसूरत भी है, संस्कारी भी लग रही है और टैलेंटेड भी है। ये कहते हुए उन्होंने अपने सामने खड़े आदमी को देखा और हल्का सा मुस्कुराकर आगे बोले, और तुम बताओ महेश, मुझसे ज्यादा अच्छे से तुम जानते हो इसे।
ये कहते हुए वो एक बार फिर फोटो को देखने लगे, जिसमें अलीशा कश्यप में व्हाइट अनारकली सूट पहना था और वो एक बच्चे के सामने घुटनों के बल जमीन पर बैठी उस बच्चे को बलून देते हुए मुस्कुरा रही थी। उस फोटो में अलीशा बेहद प्यारी और इनोसेंट लग रही थी, बिल्कुल वैसी जैसी वीरेंद्र जी को अपने बेटे अद्वितीय के लिए तलाश थी। उनकी बात सुनकर महेश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट खिल गई। उन्होंने सर उठा वीरेंद्र जी को देखते हुए धीरे से कहा, मेरे ख्याल से तो सर ये लड़की बहुत अच्छी है। अनाथ आश्रम के बच्चों को ट्यूशन देती है और साथ में राजवेंद्र कश्यप के बिजनेस को आगे बढ़ाने में उनकी हेल्प भी करती है। ये बच्ची बहुत मेहनती है, बिल्कुल अद्वितीय सर की तरह। उनकी बात सुनकर वीरेंद्र जी के चेहरे की स्माइल और गहरी हो गई। वो उसी तरह से मुस्कुराते हुए बोले, कल सुबह महादेव के मंदिर में अलीशा को आने का कह देना। हम और रेशमा जी वहीं मिलेंगे उससे और बाद में देखते हैं क्या डिसीजन लेना है। उनकी बात सुनकर महेश सवालिया नजरों से उन्हें देखते हुए बोला, लेकिन सर मंदिर में क्यों? जब घर है तो यहीं बुला लेते हैं। उनकी बात सुनकर वीरेंद्र जी हल्का सा हंसे और फिर अलीशा की फोटो को टेबल पर रखते हुए बोले, आई नो महेश घर है, लेकिन हम पहली मुलाकात महादेव के मंदिर में करना चाहते हैं। कहते हैं अगर किसी नए रिश्ते की शुरुआत महादेव के मंदिर में की जाए तो वो रिश्ता गौरी और शंकर की तरह पवित्र और प्रेमपूर्ण होता है, बिल्कुल गौरी शंकर की जोड़ी की तरह। उन्होंने इतना ही कहा था तभी किसी की हैरानी भरी आवाज उनके कानों में पड़ी। वाट किसकी जोड़ी और किसके साथ? यहाँ क्या हो रहा इसके बारे में जान सकते हैं हम। इस आवाज को सुनते ही महेश और वीरेंद्र जी ने तुरंत मेन एंट्रेंस की तरफ देखा।